हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और एक टॉपिक है जो बहुत दिनों से, 3-4 दिनों से आप कह सकते हैं लगातार न्यूज़पेपर में सुर्खियां बटोरे हुए हैं। और आप ये फोटो देख करके समझ पा रहे होंगे कि आज हम यूएस और चीन के जो बदलते हुए समीकरण हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आप देख पा रहे हो अगर इस न्यूज़ में, सुपर पावर। सुपर पावर शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि एक होड़ है जो वो लग गई है किस चीज की, सुपर पावर के लिए। अब सुपर पावर कौन बनेगा? क्या न्यूक्लियर वाला मामला अभी भी चल रहा है, जिसके पास ज्यादा ताकत न्यूक्लियर में वही ज्यादा बड़ा सुपर पावर? क्या वही समीकरण है? तो नहीं। अब आज के दौर का जो सुपर पावर होगा वो तकनीक से जुड़ा हुआ होगा। तो कौन रेस में आगे बढ़ेगा, कौन नहीं बढ़ेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा दूसरों के सहयोग पर। तो अब आपको यहां पर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि यूएस में पहले जो समीकरण थे वो चाइना से संबंधित वो अलग थे, और अब बदलते हुए दौर में हमने देखा कि जो खटास थी अब वो थोड़ी थोड़ी मिठास में बदलती जा रही। तो क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि संबंध पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, है ना? तो वो सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, और अमेरिका और चीन से संबंधित। तो देखिए, अमेरिका चीन, इनके रिश्तों की अगर हम बात करें तो आप पहले, क्योंकि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और हम तो भारतवासी हैं, तो भारत के रेफरेंस में ही हम चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं 4 देश यहां पर लिखूं तो एक भारत और यूएस लिख लेते हैं, और एक चीन और आपका रूस लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस पर नजर डालिए। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। जो एक समय दोस्त है वो आने वाले समय में दुश्मन हो जाता है, और जो आज पक्का दोस्त है वो जो आज का दुश्मन है वो कहीं ना कहीं आपका आने वाले समय में दोस्त भी बन सकता है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर होती हैं। जैसे कि इसमें अगर देखें तो देखिए, भारत की यूएस के साथ अच्छी साठगांठ है, ठीक है, अच्छे संबंध है, कई चीजों में हमारा सहयोग है जो एक दूसरे के साथ अच्छा चल रहा है। यहां पर आप कह सकते हैं कि हमारे संबंध इनके साथ नेगेटिव डायरेक्शन में, ज्यादातर नेगेटिव साइड में चलते हैं। इसके साथ भी जो चीन को और यूएस की अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बात यह भी है कि यूएस के भारत के साथ अच्छे संबंध होने के पीछे का एक कारण यह भी है कि यूएस की जो आपस में चाइना के साथ टकरार रहती है, तो यूएस कहीं ना कहीं भारत को एक इस रूप में देखता है कि अगर चीन के साथ कभी ऐसी नौबत आती है कि उसका मुकाबला करना है तो फिर भारत है जो उसको यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। तो इसकी वजह से भी इनके संबंध आपस में अच्छे हैं और इनके साथ खराब संबंध है। ये दोनों तो आपस में कट्टर दुश्मन है और ये दोनों आपस में दोस्त हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मामला कैसा जाल जैसा बिल्कुल उलझा हुआ है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सिनेरियो में बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि चीन की और जो यूएस की जो प्रतिद्वंद्विता थी वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा मधुर होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूं एपेक की, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जब से ये एपेक की बैठक हुई, इससे पहले तो आपको पता है कि काफी ज्यादा इनके साथ संबंध खराब रहे। किसके? यूएस और चीन के जो संबंध हैं वो काफी ज्यादा खराब रहे, और इवन यहां तक भी नौबत आई कि यूएस ने कई बार चीन पर सैंक्शंस भी लगाए हैं। सैंक्शन से मेरा कहने का मतलब है ताइवान वाला इश्यू। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ताइवान वाले इश्यू में इन्होंने सैंक्शंस भी लगाए हैं चाइना के ऊपर। तो ऐसी स्थिति खराब थी। लेकिन जब ये एपेक की बैठक हुई है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, तो इस बैठक में कुछ खास, मतलब अगर पहले की अगर हम बात करें तो इस ग्रुप में कुछ खास बदलाव, कुछ अच्छे बदलाव हो नहीं पा रहे थे। तो जिसकी वजह से ये हुआ कि भाई अगर यूएस और चाइना दोनों ही इसमें इसके पार्टनर हैं, इसमें शामिल हैं, तो जब तक ये दोनों साथ नहीं आएंगे तब तक यहाँ पर अच्छा बदलाव, बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल सकता। तो जब ये बैठक हुई तो साइडलाइंस में देखा गया कि यूएस और चाइना की भी बैठक है जो वो साइड में हुई, और इस पे उन्होंने बात की कि भाई हमारे जो मिलिट्री लेवल के
ठीक है, हमारे जो मिलिट्री लेवल के जो संबंध है उसमें जो खराबी है उस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो हमारे तकनीक के स्तर पर, मतलब जो टेक्नोलॉजी वॉर चलता रहता है एक जो, उस पर भी हम बिल्कुल बात कर सकते हैं। और यहां से कहीं ना कहीं ये इशारा था कि AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आज के बदलते हुए दौर का आप कह सकते हैं सबसे ताकतवर वेपन भी कहा जा सकता है इसको, है ना। जितना इस सुविधा के साथ आया उतना ही ये वेपन भी है, एक तरह का हथियार भी है। तो एक तरह का जो सबसे ताकतवर वेपन है वो उसकी तरह इसको यूज किया जा सकता है। और यहां से ही डिसाइड होगा कि हम दोनों मिल करके, है ना, एक अगर ये दोनों साथ आते हैं तो AI के मामले में आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का रेगुलेशन ला सकते हैं पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए कि AI में, क्योंकि AI में रेगुलेशन आना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये है कि विश्व के सारे लोग हैं जो वो एक साथ आए और फिर उसके बाद विनियमन वाली चीज हो, रेगुलेशन हो। और दूसरा यहां पर यह है कि ये दोनों हैं जो ये मिल करके कहीं कुछ ऐसा करें, एक मजबूत देश, एक मजबूत पार्टी बने और पूरे विश्व को चलाएं, जैसे कि न्यूक्लियर के समय में न्यूक्लियर। भाई यहां से आप अपनी हिस्ट्री से ही समझ सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले न्यूक्लियर पर भी आर्टिकल आया था और वहां से आप ये बात समझ सकते हैं कि देखो एक समय ऐसा था कि यूएस और यूएसएसआर, है ना, यूएसएसआर दो बड़े ग्रुप गुट बन के आए और फिर इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, विघटन हुआ यूएसएसआर का, और धीमे धीमे कहीं स्थिति ऐसी आ गई कि सुपर पावर बनके यूएस सामने खड़ा हो गया, जिसने पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं एक कंट्रोल कर रखा है। अब समय AI का है। AI का जो समय है वो भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इसके भी जो नेगेटिव्स की अगर आप बात करेंगे तो AI के जितने पॉजिटिव हैं उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव भी इसके साथ शामिल हैं। जैसे इस नेगेटिव्स में किस फॉर्म में आप कह सकते हैं, मिलिट्री की फॉर्म में, है ना, आर्मी मिलिट्री की फॉर्म में, या डीप फेक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है इसका। डीप फेक अभी आपने रिसेंट में एग्जाम्पल देखा भी था, रश्मिका मंदाना वाला जो अभी मैटर हुआ, उसमें आपने ये बात समझी भी कि डीप फेक जैसी चीज़ें जो कि AI में जिसका AI का यूज़ करके जो चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो एक रेगुलेशन आने की बहुत ज़्यादा नीड है। मतलब विश्व में अगर आप कहेंगे तो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक रेगुलेशन आने की नीड है। AI तो आप सब समझ रहे हैं ना कि AI क्या चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कोई ऐसा काम जो मनुष्य कर सकता हो, अगर वो मशीन करने में सक्षम है तो हम उसको AI कहते हैं। अब इसके भी अलग अलग स्तर है। तो अभी AI इस लेवल पर जा चुका है कि वो सारे मनोवैज्ञानिक आप कह सकते हैं कि उत्तर जो सिर्फ मनुष्य ही दे सकता है, वो सारे उत्तर भी अब ये मशीन देने में सक्षम हो चुकी है। ठीक है, आसान भाषा में बस इतना आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो अब ये होड़ जो लगी हुई है वो इसी AI की भी साथ में चल रही है। खैर यहां पर अगर हम जो रिश्तों की अगर बात करें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए कौन लीडर बनेगा कौन नहीं बनेगा वो तो सब बात की बात है। अभी के बारे में अगर आप देखेंगे तो देखिए भारत का भी एंगल यहां पर आपको देखना होगा, है ना, भारत का एंगल। न्यूक्लियर के समय की बात करें तब भी आप इसको समझ लीजिए, वहीं से कंपेयर करिए तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आती जाएंगी। पहले भारत का क्या एजेंडा था? भारत का एजेंडा था कि हमें ये न्यूक्लियर वगैरह डेवलप नहीं करना है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव है, ये तबाही मचा सकते हैं, तो हमें ये डेवलप नहीं करना है। इधर मतलब जब शुरुआत की अगर बात करें तो यूएस ने पूरा समर्थन दिया कि भाई भारत को डेवलप करना चाहिए, लेकिन भारत का था कि नहीं हमें नहीं डेवलप करना। लेकिन जब इधर चीन के साथ वॉर हुई और चीन ने इसको डेवलप किया तो उसके बाद भारत ने भी डेवलप किया। ठीक है, भारत को भी डेवलप करना पड़ा आप कह सकते हैं। भारत ने NPT और CTBT जैसी ट्रीटी है जो उनमें साइन भी नहीं किया, उस पर साइन नहीं किया, लेकिन हाँ भारत ने ये है कि साइन भले ही नहीं किया हो, लेकिन भारत का है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, इस तरह की डिस्ट्रक्टिव या इस तरह की खतरनाक चीज का हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। अगर कोई और हमारे साथ ऐसा करता है तो हम उसको जवाबी कार्रवाई में दे सकते हैं, मतलब सेकंड यूज के लिए भारत रेडी है। ऐसा क्यों करना पड़ा? सोचिए, ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक आपने शब्द सुना होगा डेटरेंस, यानी कि भय, है ना। एक समीकरण को बनाने के लिए, एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए एक डेटरेंस का पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर कमजोर हो गए
तो सामने वाला आप पर हावी हो जाएगा। तो वो ना होने देने के लिए, है ना, जैसे कि और भी कई देश हैं, जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इजराइल हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इन्होंने भी एनपीटी सीटीबीटी पर साइन नहीं किए हैं, ठीक है। उसी तरीके से भारत ने भी नहीं किए हैं। लेकिन भारत का जो व्यू है वो ये है कि हम इसका यूज है जो डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं करेंगे, हम इसको एनर्जी में बनाएंगे, और अगर फर्स्ट कहीं और से शुरुआत होती तो जवाब में हमारे पास वेपन तैयार है, ठीक है। उसी तरीके से अब क्या है कि एआई का मामला है। एआई में भी भारत चाहता था कि रेगुलेशंस हैं, जो विनियमन है जो, वो भारत की तरफ से हो, ठीक है, भारत की तरफ से हो, या सारे देश हैं जो वो बैठे और एक मंच पर ये बात हो। लेकिन अभी जब से चीन यहाँ पर इसमें आगे निकल गया है, एआई में जब से चीन आगे निकल गया है, तब से स्थिति है जो वो कंट्रोल में नहीं है। तो अब यूएस और चीन ये ही दो हैं जिनके पास जो यहाँ पर सुपर पावर वाली चीज बन सकते हैं। तो भारत को यहाँ पर क्या है कि बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर देखिए, अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो इस आर्टिकल में एक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ताइवान वाला जिक्र भी किया था, तो वन चाइना पॉलिसी के बारे में अगर आप जानते हो थोड़ा सा, वन चाइना पॉलिसी है ना, इसी समय में जो वन चाइना पॉलिसी जो था उसमें ताइवान है, जो ताइवान को भारत ने कहा, वो ताइवान को चाइना ने कहा कि भाई ये वाला जो एरिया ये तो हमारा है। अब उस पर जब उन्होंने एरिया की बात करी कि ये हमारा है, तो यूएस जो था वो इसका दोस्त है, यूएस, ठीक है, ताइवान का दोस्त है यूएस। अब ताइवान का दोस्त है यूएस, और इसने कहा कि भाई अगर ताइवान को कोई भी परेशानी होती है तो हम आर्म्स के लेवल पर, आर्मी के लेवल पर इनकी मदद करेंगे। अब यहां पर तो ताइवान यूएस के भरोसे बैठा है, और यहां तो ये दोस्त बन गए, ठीक है। एक तरफ ये इसके साथ में बैठा हुआ है कि भाई ये तो यूएस हमारी यहां पर मदद करेगा, तो इसलिए हमने समीकरण को मैनेज कर लिया है, लेकिन यहां पर तो ये दोस्ती जैसी चीजें दिख रही हैं। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि सब पूरी तरीके से दोस्ती नहीं आ गई, ये अपने आप में एक क्या है कि रेस है, लेकिन अब ये जो डायरेक्ट फॉर्म में चल रही थी अब वो इनडायरेक्ट फॉर्म में चलेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका समीकरण है जो वो बिगड़ जाएगा। गल्फ कंट्रीज में भी आप देख सकते हैं, गल्फ कंट्रीज में जो खाड़ी देश हैं उनमें भी देख सकते हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं उन देशों में आपने ये बात समझी होगी कि चाइना है जो वो पूरी तरह से एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। यूएस ने सोचा था कि उसको हम आपका जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से, तकनीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से, तकनीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री यानी कि आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर क्या है इन स्तर पर उनको रोक लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चाइना तो एग्रेसिवली पूरी तरीके से आगे बढ़ रहा है। और अब स्थिति चीन की ये है, चीन की स्थिति ये है कि एक लाइन में अगर कहूं तो चीन इज टू बिग टू इग्नोर, है ना, चाइना को इग्नोर करना अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये इतना बड़ा हो चुका है, जो बड़ा शब्द मैं बोल रहा हूं ये इतना बड़ा हो चुका है कि अब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और क्योंकि अब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इग्नोर से ना कहने का मतलब है कि देखिए इन्होंने अपना विकास इस लेवल पर कर दिया है कि निर्यात के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहेंगे, है ना, कि चीज़ों का जो निर्यात है या सेवाओं का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है जो, वो काफ़ी हद तक चाइना से हर देश में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तकनीक के मामले में भी आप कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बुनियादी ढांचा, ठीक है, हर मामले में, या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चाइना है जो वो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। इकोनॉमी से मेरा कहने का मतलब है जैसे कि दूसरे देश हैं जिनकी इकोनॉमी खराब हो रही है, वहाँ पर चाइना मदद करने को तैयार है, ठीक है। चाइना वहां पर तेजी से मदद कर रहा है, बहुत सारी मदद कर रहा है, और कहीं ना कहीं अपने ऋण जाल में फंसा रहा है, डेट ट्रैप में फंसा रहा है ना। जैसा कि आपने श्रीलंका वाला केस देखा, हम्बनतोता के वाला जो पोर्ट है उसमें यही वाला सिनेरियो जो हुआ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में यहां पर यह देखा जा रहा है कि जो चाइना की अग्रेसिव पॉलिसी है वो क्या अब यूएस को बैलेंस, मतलब यूएस के पास क्या इतनी पावर है कि वो चाइना की पॉलिसी को, एग्रेसिव पॉलिसी को रोक पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। भारत के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें
भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए जो चीन के लिए नेगेटिव था अभी तक, चीन का नेगेटिव मतलब यूएस जो चीन के लिए नेगेटिव था, तो जो भी चीजें आ रही थी, जो भी चीजें आ रही थी वो कहीं ना कहीं किसकी तरफ डाइवर्ट होती गई, वो भारत की तरफ डाइवर्ट होती गई। और भारत की तरफ डाइवर्ट होने से ये पॉजिटिव रहा भारत के लिए, जिसकी वजह से भारत का विकास भी हुआ। ठीक है, सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, या आप सामान गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं वो भारत के विकास के लिए पॉजिटिव रही। चाइना की तरफ की जो नेगेटिव था, तो यूएस है जो वो पूरी मदद जो भारत को की, वो कहीं ना कहीं चीन को बैलेंस करने के लिए भी उसका एक एंगल हमेशा रहा। और कई सारे अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे जैसे क्वाड हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो बने हुए हैं जो कि चीन के अगेंस्ट में बने हुए हैं और जिसमें भारत शामिल है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत को पॉजिटिव रूप दे रही थी और भारत को एक पॉजिटिव साइड में रख रही थी। ठीक है, जिससे भारत का पलड़ा है जो बढ़ रहा था। अभी क्या स्थिति है, अभी की स्थिति यह है कि अगर यूएस और चीन साथ में आ रहे हैं तो भारत को भी यहां पर ध्यान देना होगा कि आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है। इसलिए एक कुछ जो बुद्धिजीवी हैं उनका कहना यह भी है कि अब भारत की स्थिति है जो वो अब ऐसी होगी कि जो अभी तक हम यूएस को लेकर के अपने साथ चल रहे थे कि चाइना की जो नेगेटिव चीजें हैं उनको हम यूएस के दम पर बैलेंस कर सकते हैं या फिर रूस से हम मदद ले सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो रूस है जो, रूस का भी चीन के साथ अच्छे संबंध हैं और अब जो चीन के यूएस के साथ भी संबंध सुधार हो सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छे संबंध हो चुके हैं, बट हाँ अब उस लाइंस पे बातचीत होना स्टार्ट हो गई है। तो अब जब चीजें ऐसी हो गई हैं तो यहां पर भारत को ध्यान देना होगा कि यूएस के साथ के संबंध और जो चीन के साथ के संबंध है उन दोनों को ही बैलेंस यानी कि संतुलन है जो वो बनाना होगा। ठीक है, तो आप इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स की इस प्रॉब्लम को आप समझ पा रहे होंगे कि आज एक समय तक जो हमारा लंबे समय तक जो दोस्त रहा वो अभी हमारा दुश्मन नहीं हो गया, लेकिन हमारे दुश्मन के साथ अब वो बातचीत करने लगा है। तो यहाँ पर भारत को एक बड़ा मतलब एक बैलेंस्ड व्यू लेकर के चलना होगा, दोनों से ही अपने संबंधों को सुधार करके चलना होगा। चीन के साथ जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उन पर भी बातचीत करनी होगी और उसके अलावा हमारा जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसको भी मेंटेन करना होगा। वहीं साथ में जो यूएस है उसके साथ भी जो चीज़ें अभी तक चली आ रही थी उनको भी साथ में लेकर के चलना होगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट, हम एआई की अभी हमने बात करी, तो एआई जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है सुपर पावर। सुपर पावर है जो, सुपर पावर वही बनेगा जो अब आने वाले समय में एआई को रेगुलेट करेगा। तो विनियमन के तौर पर, विनियमन के स्तर पर भी भारत को यहाँ पर एक आवाज उठानी होगी कि जितने भी देश हैं सब मिल करके विनियमन के लिए, एआई के विनियमन के लिए साथ में मिल करके पार्टीज बने और एक रेगुलेशन पर काम करें। ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा आ जाए कि कुछ देश, जैसे कि हम कयास लगाए जा सकते हैं कि यूएस और चीन कहीं इस स्थिति में ना आ जाएं कि पूरे वर्ल्ड को वो रेगुलेट करने की कंडीशन में आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि हमारे एसआईपी बैच से संबंधित है। एसआईपी का जो हमारा बैच है ये 2024 में जो लोग प्री दे रहे हैं ये उनके लिए एक रामबाण है। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर आपको एसआईपी यानी सक्सेस इन प्री एक तरह का क्रैश कोर्स है। पूरी तैयारी आपकी इसमें क्रैश कोर्स, जो जल्दी से आपको 2-3 महीने में सारा हम रिवाइज करवाएंगे लाइव क्लास के। और जो प्री को निकालने का एक जो आप कह सकते हैं कि एकमात्र तरीका होता है वो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस। तो इसके तहत आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी और इतने सारे एमसीक्यूज लगवा दिए जाएंगे। डेली बेसिस पर आपको एक सिलेबस दिया जाएगा, उसी सिलेबस पर आपको एमसीक्यू करना है। उसी सिलेबस पर जब आप एमसीक्यू करेंगे तो आपका रिवाइज भी होता जाएगा और आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत भी हो जाएगी। और ये बैच ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो इससे पहले इसको परचेस कर लीजिएगा। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करने पर 7,499 का बैच पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए अभी ये गलती मत कीजिएगा कि लास्ट में बैच लेंगे तो फिर जल्दीबाजी होती है। तो अभी से अगर आप पूरी तैयारी करेंगे तो प्लान्ड मैनर में आप तैयारी कर सकते हैं। ये बैच P2I बैच है, सारी सुविधाएं, प्री की सुविधा, मेंस की सुविधा, आवासीय कार्यक्रम, हर एक चीज इसमें मौजूद है।
और ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 24,999 में ये मिल जाएगा। 14 दिसंबर से ये शाम को 6 बजे शुरू हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप om.narayan@studiiq.com पे मेल कर सकते हैं, या फिर ये मेरा QR कोड है, इसको स्कैन करके टेलीग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।